Hello friends, welcome to all of you in our study channel San Physics and GS classes and I am Abhishek दुबे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम अपने क्लास 9 की पढ़ाई कंप्लीट कर चुके थे और क्लास 10 में एक वीडियो स्ट्रेटजी पढ़ाया था जिसमें हमने ये देखा था कि हमें पढ़ाई कैसे कैसे करनी है। और उसमें पहला पॉइंट अगर आपको याद हो तो उसमें हमने ये कहा था कि आपको अपना सिलेबस जो है वो अपनी कॉपी के पीछे 3 पेज 4 पेज में जितने में आ जाए उतने में उससे सही से नोट कर देना है, ताकि उसमें हमने ये भी कहा था कि हमें ये पता रहे कि हमें जाना किस जगह पर है, तब हम अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर सकेंगे। और उसके बाद अगर आप देखे हो तो एक लेक्चर हमने और डाला था सिलेबस एनालिसिस पर, लेकिन उसमें अगर आपको याद हो तो पूरा वीडियो ध्यान से देखे हो तो उसमें हमने कई बार ये बात भी कही थी कि ये भी पक्का नहीं है, हो सकता है कि इसके बाद अभी कुछ चेंजेस हो जाएँ, क्योंकि वो ऑपरेटर एकदम शुरुआत ही था और सीबीएसई जो अपना सिलेबस अपलोड करती है वो ऑलमोस्ट वही लास्ट अप्रैल या शुरुआत मई में करती है। तब सही से आया नहीं था तो अब आया है। उसमें हमने टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड करके बताया था, जो कि पिछले वर्ष उसी सीक्वेंस में एग्ज़ाम हुए थे। लेकिन इस बार जो है अगर आप इंटरनेट पर अगर आप सिलेबस अपना देखेंगे तो 26 अप्रैल को, किस दिन, 26 तारीख को, इसी महीने की 26 अप्रैल को सिलेबस अपलोड हुआ है सीबीएसई की वेबसाइट पर, जिसमें ये साफ कर दिया गया है कि इस बार जो है वो आपका टर्म वाइज एग्ज़ाम ना होकर बल्कि वही जैसे पहले के पहले था उस तरह से होगा, कैसे भी बताएंगे पूरा सही से। तो वो वीडियो हम डिलीट कर दिए हैं। अब जो आज वाला है यही सही है, इसी के हिसाब से आप ऑथेंटिक पढ़ाई लिखाई करिए। ये ऑथेंटिक है, ये गलत नहीं है। बाकी प्रीवियस वीडियो हमने डिलीट कर दिया, उसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमने ये भी कहा था कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ना हो आप बताइए, तो फिजिक्स का सिलेबस आज जो है वो अपना हम देखेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या क्या है कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, सिलेबस एनालिसिस, जिसमें हम साइंस क्लास 10 तक की जो 5 यूनिट सिलेबस अगर आप देखेंगे अपना तो उसमें 5 यूनिट ये हैं। और जो जैसे जैसे हम बताते जाएँ वैसे आपने कॉपी पीछे जो पहले कहते हैं उसको नोट कर दीजिए। अगर पुराना वाला किए हों तो उसको फाड़ के फेंक दीजिए, दूसरा नोट करिए। तो देखिए इसमें कुल मिला के 5 यूनिट है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि साइंस में जो होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, 3 होते हैं। तो पहली यूनिट आपकी है केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर। केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर इसका नाम है। और ये आपके एग्जाम में जो है 25 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आएगा। ये आपकी कौन सी यूनिट है, ये आपकी है केमिस्ट्री वाली यूनिट, एक केमिस्ट्री में। और इसमें अगर आप देखेंगे अपनी एनसीईआरटी बुक में तो केमिस्ट्री के 5 चैप्टर हैं, 1 2 3 4 और 5। लेकिन इस बार के सिलेबस में आपको चैप्टर नंबर 5 वाला नहीं है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है वो चैप्टर नहीं पढ़ना है, इस बार कट गया है। और उसके बाद वर्ड ऑफ लिविंग, वर्ड ऑफ लिविंग किसका है, ये है बायोलॉजी का। इसमें आपको जितने चैप्टर हैं पूरे पूरे पढ़ने हैं। इसमें वही 6 7 8 9 4 चैप्टर इसमें है। फिर आया नेचुरल फिनोमेना। अपना जो फिजिक्स का सिलेबस है वो यही इतना है, ये तीसरा, चौथा और 5वां, ये मिला के बनता है अपना फिजिक्स का सिलेबस जो हम पढ़ेंगे। हो सकता है पूरा पढ़ें, लेकिन इसको 3 जो है वो ज़रूर पढ़ेंगे। तो पहली यूनिट फिजिक्स की आप में है नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना जो है ये आपका कितने नंबर का आएगा, 12 नंबर का, 12 नंबर का आएगा। इसमें आपका चैप्टर कौन सा है, इसमें आपका चैप्टर जो है उसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। इसका नाम है तीसरे यूनिट के चैप्टर का, जो कि आपके फाइनल एग्जाम में 12 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 10 लाइट से आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद फिर आपका आता है इफेक्ट्स ऑफ करंट। इफेक्ट ऑफ करंट में 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी है और 12 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दोनों चैप्टर मिला के आपके एग्जाम में कितने नंबर के आएंगे, 13 के। और उसके बाद फिर आएगा नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में आपकी एनसीईआरटी बुक में अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 चैप्टर हैं, लेकिन 3 चैप्टर्स में से आपको केवल एक ही चैप्टर पढ़ना है, उसका नाम क्या है, आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट वाला जो चैप्टर है आपको यही एक पढ़ना है, बाकी के दोनों आपको सिलेबस में इस बार नहीं। इस बार का मतलब क्या हुआ, इस बार का मतलब है 2022-23 सेशन में
2022-23 का मतलब क्या हुआ कि 22 में आप पढ़ाई शुरू करेंगे और आपका एग्ज़ाम जो है वो कब होगा 2023 में। ये है। तो फिजिक्स के आपके 3 चैप्टर 3 यूनिट हैं। नेचुरल फिनोमेना चैप्टर नंबर 10, इफेक्ट ऑफ करंट 11-12 और नेचुरल रिसोर्सेज में एक चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो एक चैप्टर इसमें, 2 चैप्टर इसमें, 2 1 3 और एक इसमें 4 चैप्टर हैं। चारों चैप्टर आपके मिला के आएंगे 13, 5, 18, 20, 40, 18, 12, 30 नंबर का। अब देखिए, अब अगर आप कंपेयर कर पा रहे हो तो इसमें क्या है कि केमिस्ट्री के आपके कितने मार्क्स का आएगा, 25 का, बायो 25 का, लेकिन फिजिक्स जो आपकी है ये सबसे ज़्यादा नंबर की आएगी। कितने नंबर की, 30 नंबर की। ठीक, केमिस्ट्री 25, बायो 25, फिजिक्स 30। अब पूरा एक बार फिर से देखें तो क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर नहीं पढ़ना है, पहला यहाँ कटा। वर्ड ऑफ लिविंग में 4 हैं, 4 के चारों पढ़ने हैं, 25 मार्क्स आएंगे। नेचुरल फिनोमेना 10वां चैप्टर 12 मार्क्स लाइट वाला। इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 13 नंबर का। नेचुरल रिसोर्सेज में और इन्वायरमेंट ही केवल पढ़ना है, बाकी दोनों चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। ये कितने का, 5 मार्क्स का। पूरा मिला के फिजिक्स का सिलेबस आपके हो गया 30 नंबर का। और एग्जाम कैसे होगा तो उसके लिए क्या है कि आपके ये जो, अगर आप इसे ऐड करेंगे तो 25, 25, 30, 30, 60 मार्क्स का ये हो गया। सॉरी, 25, 25, 50, 30, 80 मार्क्स का आपका रिटर्न एग्जाम होगा फाइनल। 20 मार्क्स का आपका होगा इंटरनल में पीरियोडिक टेस्ट हो सकते हैं, कॉपी बुक्स हो सकती हैं, प्रोजेक्ट्स हो सकता है, प्रैक्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ भी जो टीचर चाहे वो। ठीक, ये हो गया कितना मिला के 100 मार्क्स का, जितने की आपकी मेरिट बनेगी। टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड में क्या था, यही सेम चीज़ थी, लेकिन 40, 10, 50, 40 + 10, मतलब सॉरी ऐसे था, 40 + 10 एक बार, फिर 40 + 10 एक बार, दोनों मिला के ये होता था 100 का। मतलब आधा एक बार हो जाएगा, आधा अगली बार होगा, और दोनों को मिला के फिर 50-50 करके 100 नंबर पूरे किए जाएंगे। यही आपका है सिलेबस एनालिसिस। मोस्टली बड़ा जो सिलेबस है वो आपका साइंस का ये इतना है। अब हम इसके बाद देखेंगे कि फिजिक्स के सिलेबस में ये जो हमने बताया ना कि चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और आवर इन्वायरमेंट, ये जो 4 चैप्टर हैं इसमें क्या क्या है उसे देखा जाएगा। तो अब हम फिजिक्स अपना देखने चल रहे हैं फिजिक्स के सिलेबस में। अब फिजिक्स में क्या है, पहली यूनिट कौन सी थी, नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना में जो चैप्टर नंबर 1 है, हमने कहा ना चैप्टर नंबर 10 एक ही चैप्टर है जिसका नाम क्या है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। इसका सिलेबस में कुल मिलाकर इतनी चीज़ें हैं जी, थोड़ा गंदा लिखा हुआ है लेकिन आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि पूरा एक ही बनवाना था, इस वजह से हमने इसी में इधर करके लिख दिया है। बाकी आप कोशिश ये करें कि जहाँ पर कॉमा लगा है उसके बाद आप सेकंड लाइन में लिखें। जैसे एक लाइन में लिखें रिफ्लेक्शन, फिर अगले में लिखें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर अगले में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, फिर उसके बाद वाले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज, फिर उसके बाद वाले तो जहाँ कॉमा है कॉमा के बाद आप सेकंड लाइन में देखिए, तो नोट कर लीजिए, फिर देखिए क्या क्या है। ठीक, तो क्या है कि सबसे पहला टॉपिक इसमें हम जैसे अगर आप लाइट के बारे में जानना चाहें, लाइट में तो कुछ चीज़ें हैं जो पहले आपको बता दें। तो लाइट में क्या होता है, लाइट में सबसे पहले 2 प्रोसेसेस होती हैं। एक होती है रिफ्लेक्शन, जैसे ये लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। ये इसमें क्या है RACTION, इसमें क्या है LECTION। ठीक, 2 चीज़ें होती हैं। पहली बात ये दोनों रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, और अगली है कि इसमें एक आएगा कर्व्ड सरफेस या फिर आप कह सकते हैं स्फेरिकल मिरर, और दूसरा आएगा स्फेरिकल लेंस, जैसे ये है। ठीक, तो इसमें मिरर होता है, लेंस होता है, मतलब आपको वही सारी चीज़ें पहले एक बार रिफ्लेक्शन में पढ़नी पड़ेंगी, फिर वही चीज़ें रिफ्लेक्शन में पढ़नी पड़ेंगी। सेम चीज़ें एक बार मिरर के लिए, अगली बार उसी लेंस के लिए। तो इस तरह से आपको कुल मिला के 2-2 पॉइंट्स करके 4 पॉइंट में पूरी बात है आपको उसी चैप्टर में थोड़ी थोड़ी करके पढ़नी पड़ती हैं। तो सबसे पहले क्या है कि रिफ्लेक्शन देखेंगे मिरर से। तो इसमें कौन कौन चैप्टर क्या उनका जो टॉपिक्स हैं, पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस का मतलब स्फेरिकल मिरर। मिरर अगर आप जानते हैं जब पढ़ा जाएगा तो देखा जाएगा फिलहाल।
लेकिन मिरर जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर ऐसे, एक होता है कॉनकेव मिरर ऐसे, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। इधर लाइन खींची हुई है, उधर मतलब कोटिंग हुई है, उस तरफ पर पोताई हुई है, अगली साइड में लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। तो 3 तरह के मिरर होते हैं। तो क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सरफेसेस। कर्व सरफेस जो है उनसे रिफ्लेक्शन का लाइट किस तरह से होगा। और फिर सेकंड पॉइंट है इमेजेस फाउंड बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन पढ़ा जाता है, जिसमें से कॉनकेव में 6 आती है, कॉन्वेक्स में 2। वो सब देखा जाएगा कैसे क्या है, किसकी कौन सी पोजीशन क्या है, नेचर क्या है, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फिर इसी में कुछ पॉइंट जैसे जब आप इमेज फॉर्मेशन करने लगेंगे तो उसी में आएगा, जैसे पॉइंट आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, फिर फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस क्या होता है, जैसे फोकस ये फोकल लेंथ हो गई। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट मिलती है जिसका नाम क्या है, मिरर फार्मूला। तो जैसे मैंने बताया ना कि मिरर भी है लेंस भी है, तो मिरर का फार्मूला पढ़ेंगे यहाँ पर। नीचे इसे में कहें लेंस का फार्मूला होगा, ये लेंस का फार्मूला, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला। दोनों में एक बात ये ध्यान देने वाली है कि इनमें आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है। डेरिवेशन का मतलब होता है कि वो फार्मूला किस तरह से बन के आया हुआ है, उसे आपको नहीं बताना है, केवल आपको उसे याद कर लेना है और याद करके सीधा रह जाके वैल्यू इनपुट करके आंसर जाके रख देना है। तो ये न्यूमेरिकल लगाने में काम आता है। उसके अलावा एक चीज़ और होती है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन तो इतना आपका किस में है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सरफेस। ठीक, यहाँ तक। उसके बाद फिर रिफ्रैक्शन आया। तो बताया ना कि मिरर में रिफ्रैक्शन जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय मिरर, मतलब वही बात है। फिर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में ना होने का मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है। सिलेबस में ना होने का मतलब केवल और केवल इतना ही है कि एग्ज़ाम में आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बस। ठीक, सिलेबस में मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं सोचा, इसका मतलब ये नहीं कि हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना ही नहीं है या उससे पढ़े बिना हमें बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब तक आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और ये इसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन के, जब तक आपको वो नहीं पता है तब तक आप इसे पूरा कर ही नहीं सकते। और वो दोनों पॉइंट आपके सिलेबस में कहीं नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो हो सके तो उसमें देखेंगे कि हमें सिलेबस पर ज़्यादा कमांड करनी चाहिए या फिर पूरी बुक पढ़नी चाहिए, तो वो देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझिए क्या क्या है। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है और उसके साथ साथ एक चीज़ होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे ऐसे बनाया जाता है, इस तरह से बनाया जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है वो। ठीक, यहाँ तक हो गया किसके बारे में, मिरर के बारे में। अब आया लेंस के बारे में। लेंस के बारे में पहला क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस। फिर इमेजेस फाउंड बाय स्फेरिकल लेंस, सेम चीज़ है। लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला। पावर ऑफ लेंस, एक चीज़ इधर ज़्यादा है, मैग्नीफिकेशन यहाँ भी है, मैग्नीफिकेशन यहाँ भी है। ठीक, फिर उसके बाद फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई। ह्यूमन आई भी हमें पढ़नी है। ह्यूमन आई में लेंस का किस तरह से काम होता है, मतलब जो हमारी रेटिना है, रेटिना के आगे जो हमें दिखाई देता है बाहर से काले रंग का, उसमें वो भी एक हिसाब से लेंस ही होता है। तो उसमें हमें देखना है कि लेंस का कैसे क्या काम है। फिर आया डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन मतलब आँखों में दिखने में जो परेशानियाँ होने लगती हैं, बीमारियाँ होने लगती हैं, उन्हें देखा जाएगा। इसमें दो, मेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, दो चीज़ें होती हैं, उनको देखा जाएगा। डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, बीमारियाँ क्या हैं, वजह क्या है और उसका करेक्शन क्या है, दोनों। फिर एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड स्फेरिकल लेंसेस। स्फेरिकल मिरर के और स्फेरिकल लेंस के दोनों के हमें पढ़ने हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब होता है यूज। वैसे मिरर तो हमने बताया वो है, लेंस कैसे बनता है, तो लेंस जो है वो इस तरह से बन जाता है। ये एक लेंस ऐसे बन जाएगा और एक लेंस ऐसे बन जाएगा। इसको कहा जाता है कॉनकेव लेंस, इसको कहा जाता है कॉन्वेक्स लेंस। जब पढ़ेंगे सबको समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग, क्योंकि देखिए 13 मार्क्स के आसपास, 12 मार्क्स का आ रहा था एक अकेला चैप्टर।
ये वाला चैप्टर अकेले 12 नंबर का आएगा और इसके बाद वाले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट मिला के 13 नंबर के आएंगे। तो आप शायद समझ सकते हैं कि उन 2 चैप्टर्स के बराबर ये एक ही चैप्टर है। ठीक, यहाँ तक हो गया। उसके बाद में फिर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। फिर प्रिज्म देखना है, प्रिज्म कैसे बनती है, इस तरह से ऐसे। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स आप सुने होंगे ना, इस पर अगर वाइट कलर की लाइट डाली जाए तो 7 कलर्स में स्प्लिट होकर निकलती है। इंधनुष वाले कलर VIGOR, VIBGYOR, उसको याद करने के ट्रिक है कौन कौन से कलर हैं, तो वही होता है प्रिज्म। तो प्रिज्म के बारे में पढ़ना है, स्कैटरिंग एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। लाइट के स्कैटरिंग और डिस्पर्सन 2 प्रोसेस पढ़ने हैं और फिर इनका एप्लीकेशन एंड डेली लाइफ पढ़ना है। उसके बाद एप्लीकेशन एंड डेली लाइफ में अगर आप देखेंगे जिसमें आपके सिलेबस में 5-6 चीज़ें हैं, मतलब NCERT बुक में 5-6 चीज़ें हैं। जैसे मिराज है, जैसे होता है ना गर्मी के दिनों में, आप सुने होंगे पढ़े भी होंगे, गर्मी के दिनों में दूर में देखें लगता है पानी भरा हुआ है, वो उससे क्या कहा जाता है, मिराज। वो होता है। 1-2 क्वेश्चन ये आते हैं कि सनराइज और सनसेट के समय सूरज का कलर लाल क्यों होता है, तो ये हम ये सब बता रहे हैं क्योंकि नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग ऑफ कलर ऑफ सन का कलर को छोड़ते हुए इन सनराइज एंड सनसेट। मतलब जो हमने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा ना कि सूर्य को उगते और डूबते समय उसका रंग लाल क्यों हो जाता है, तो ये 1-2 चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। ठीक, तो यही आपको कुल मिला के लाइट का सिलेबस इतना है। लाइट का सिलेबस जानने के लिए आप क्या क्या जानना ज़रूरी है। रिफ्लेक्शन आ गया, रिफ्लेक्शन है, एक बार सारी बातें मिरर के साथ, अगली बार सारी बातें लेंस के साथ, जैसे ये सब पूरा बताया। उसके बाद फिर ह्यूमन आई पे पढ़ना, डिफेक्ट विजन, अब और इनका दोनों का यूज़, प्रिज्म के साथ साथ एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। ये इतना है। अगर इम्पॉर्टेंट आप कुछ फिलहाल इम्पॉर्टेंट नहीं जानने चाहिए शुरुआत में, लेकिन अगर जानना चाहें तो इसमें एप्लीकेशन इन डेली लाइफ जो है, इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का आएगा, यहाँ से आ जाता है। मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला में 3 नंबर का लगभग न्यूमेरिकल आता है, एक चाहे जिस पे आ जाए, और उसके साथ साथ इमेज फॉर्मेशन दोनों में जो है उसमें से कोई क्वेश्चन आ जाता है। ये इतने ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। तो लाइट का सिलेबस आप पॉज करके नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम देखें अपना इफेक्ट ऑफ करंट में जो चैप्टर नंबर 11। तो इसके बाद फिर आपका आता है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 क्या नाम है, इलेक्ट्रिसिटी करके है। इसमें आपके कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक दिए गए हैं। ठीक, जिसमें आपका पहला क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, फिर दूसरा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट में संबंध क्या है, मेन रिलेशन क्या है, डिफरेंसेस क्या हैं, दोनों एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, ये सारी चीज़ें देखनी है। फिर ओम्स लॉ, ओम एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक लॉ दिया था, उसे देखना है। रेजिस्टेंस देखना है, रेजिस्टिविटी देखनी है। फिर फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, उन फैक्टर्स को देखना है जिस पर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। उसमें दिखाया जाएगा कि वायर की मोटाई कितनी होनी चाहिए, वायर की लंबाई कितनी होनी चाहिए, और बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं उनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होना चाहिए, वो सब वहाँ पर देखा जाता है। तो वही है कि फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। फिर है उसके बाद में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर जो हम यहाँ पर देखिए क्या है, 3 वर्ड आपको इसमें सुनने को मिलेंगे, रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, रजिस्टर। रजिस्टेंस जो है वो एक क्वांटिटी की तरह से होता है, रजिस्टिविटी उसकी प्रॉपर्टी है, रजिस्टर वो है जिसमें रेजिस्टेंस होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि आपके बल्ब, तो बल्ब क्या है, बल्ब आपका एक रजिस्टर है जिसमें रेजिस्टेंस का भी वो कार्य कर सकता है, और रजिस्टिविटी उस प्रॉपर्टी कहते हैं जो उस बल्ब के अंदर है। जब पढ़ा जाएगा तो समझ में आता है कैसे क्या है, तो वहाँ पर देखा जाएगा तो आ जाएगा सर। तो रजिस्टेंस, रजिस्टिविटी और रजिस्टर 3 चीज़ें होती हैं। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, कैसे क्या है वो पढ़ना है, उसका एप्लीकेशन क्या है ये भी पढ़ना है। फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट मतलब जैसे आप इंडक्शन सुने होंगे,
खाना पकाने के लिए यूज किया जाता है इंडक्शन, और जैसे ठंडी में जलाया जाता है हीटर। तो उनमें समय क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीटिंग हो जाती है ना, तो उसे कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और उसका अप्लीकेशन में ये सब पढ़ा जाएगा। इंडक्शन हो गया, जैसे ठंडी में सुने होंगे आपके लोग कहते हैं कि ज़्यादा वाट वाली बल्ब लगाओ रूम में ताकि गर्मी रहे, या इंडक्शन होता है और हीटर होता है, वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाएंगी। फिर इलेक्ट्रिक पावर और इंटररिलेशन बिटवीन PVIR। तो ये यहाँ तक आपका इतना सिलेबस जो है इलेक्ट्रिसिटी में है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब चैप्टर नंबर 11, उसमें आपके इतने टॉपिक हैं। इसके बाद आपका एक टॉपिक और बचता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दोनों चैप्टर में क्या कितने मार्क्स के आएंगे? 13 नंबर के दोनों मिला के आए हैं। तो 11 के बाद अब आया चैप्टर नंबर 12, क्या नाम है इसका? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें आपके इतने टॉपिक हैं। मैंने बताया ना कि चैप्टर नंबर 12 चैप्टर नंबर 11 मिला के आपका 13 नंबर का आना है। तो इसमें से कोई हो सकता है 6 का आ जाए, कोई 7 का आ जाए, ऐसे होगा। तो इसमें क्या है कि जैसे आप इसके नाम में क्या पढ़ते हैं, तो मैग्नेटिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक का मतलब ये होता है, जैसे अगर आप जानते हो तो जैसे जो कंपास होता है लेबोरेटरी में, अगर आप फिजिक्स लैब कभी गए हो तो उनमें कंपास रखा रहता है। तो कंपास अगर आप किसी वायर में ऐसी वायर के पास लेके जाएं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट हो, तब उसकी नीडल जो होती है वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती है इस तरह से। मतलब क्या होता है, उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, उसमें चुंबकीय बल होता है। ठीक, तो वही है। तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है ये, और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनाई जाती है, उसे देखा जाएगा। हो गया। फिर फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सॉलिनॉइड, ये देखना है। अभी आपको नोट कर दीजिए, सब बाद में एक बार में देखा जाएगा तो समझ में आएगा बढ़िया से। फिर क्या है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स किस तरह से होता है। फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट हैं, पोस्ट ऑफिस का मतलब होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऐसे। फिर डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट। आपने AC DC बहुत सुना होगा, AC करंट है, DC करंट है। तो AC क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। DC क्या होता है? डायरेक्ट करंट। DC करंट वो है जो आपको बैटरी से मिलती है, AC करंट वो है जो आपके घर में आती है पावर हाउस से। दोनों में देखा जाएगा, दोनों में कंपैरिजन किया जाएगा, दोनों में अच्छी कौन है, बेहतर कौन। जैसे यहाँ लिखा हुआ है एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC। तो दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में अच्छी ज़्यादा कौन है, दोनों में फ़ायदा क्या है, दोनों में लॉस कौन कौन से हैं, वो सब यहाँ पर देखा जाएगा। फिर AC की मतलब AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट, एयर कंडीशन नहीं, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है वो देखा जाएगा। और लास्ट में चीज़ आती है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है ये एग्जाम में आज तक कभी आई नहीं है, लेकिन सिलेबस में तो हो सकता है इस बार आ ही जाए, वैसे संभावना बहुत इसकी कम होती है। तो ये इतना आपका है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ तक हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर दिया, पहली नेचुरल फिनोमेना, दूसरा इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब कि 12, 13, 25 मार्क्स का हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है। अब 5 मार्क्स का आवर इन्वायरमेंट चैप्टर जो है वो और है, इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर उसे देखें। तो फिर आपके आते हैं यूनिट नंबर 5। यूनिट 5 का मतलब फिजिक्स की यूनिट 3, पूरे साइंस की यूनिट नंबर 5। इसका क्या नाम है? नेचुरल रिसोर्सेज। जो पहले पढ़े थे उसका नाम था नेचुरल फिनोमेना, यहाँ वाले क्या नाम है? नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में आपको कुल मिला के पहले 3 चैप्टर थे। तीनों चैप्टर क्या क्या नाम है? सोर्सेज ऑफ एनर्जी पहला था, दूसरा आवर इन्वायरमेंट, तीसरा मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। 3 चैप्टर हैं, इसमें से इस बार आपके सिलेबस में केवल और केवल एक ही चैप्टर है जिसका नाम क्या है? आवर इन्वायरमेंट। बाकी दोनों चैप्टर जो है वो नहीं है। ठीक, और इसमें क्या है, यही केवल इतने टॉपिक्स छोटे छोटे हैं बस। और ये मिला के कितने नंबर का आएगा आपके? 5 नंबर का। 5 नंबर से जाना है। तो पहला क्या है? इकोसिस्टम। दूसरा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स में जो बेसिक प्रॉब्लम जो है
वो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन के बाद में सेकंड जो है वो क्या उसे है ओजोन डिप्लीशन। फिर क्या है वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर मैनेजमेंट। वेस्ट कैसे प्रोड्यूस होते हैं और उनका मैनेजमेंट कैसे है वो देखा जाएगा। इसमें एक चीज़ देखी जाती है, अगर आप सुने होंगे वैसे तो एक चीज़ आती है ट्रिपल आर। ट्रिपल आर में क्या है रीयूज, रिसाइकल और रिड्यूस। यूज़ कम करिए, एक ही यूज़ को बार बार करिए और एक बार ख़राब हो जाने के बाद उसे फिर रिसाइकल करके फिर से यूज़ करिए, वही है ट्रिपल आर कहा जाता है। रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस वो पढ़ा जाएगा। और उसके बाद में फिर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। बायोडिग्रेडेबल का मतलब वो होता है जो सड़ के मुर्दा बना दें, और नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब जो ना सड़े, जैसे पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, ये सब किस में आ जाएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल्स में। और जो बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे पेड़ हैं, हम आप हैं, सब्जियां हैं, इस तरह से ये सब इसमें आएगा बायोडिग्रेडेबल में। ये सब इतना देखना है। तो यहीं तक आपके सिलेबस में साइंस के या फिजिक्स के इतना है, साइंस का सिलेबस पहले बताया। अब इसके साथ साथ अब आपको ये भी बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो पिछले सिलेबस में थी आप वाले में नहीं है। चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इस बार नहीं है। बायो के सारे चैप्टर्स जितने एनसीईआरटी में सब हैं। फिजिक्स में 2 चैप्टर कटे हैं, कौन कौन से, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और उसके साथ साथ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। 2 चैप्टर करके यहाँ से ये केवल एक ही चैप्टर बचा आवर एनवायरनमेंट। और इसके पर जब भी हमने देखा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो 2 चीज़ें बड़ी बड़ी ऐसी बचती हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन उसमें है, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी थी। जैसे पहला क्या है इलेक्ट्रिक मोटर और दूसरा है इलेक्ट्रिक जनरेटर, और उसी में आता है इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड वोल्टेज से डिफरेंस, वो भी नहीं है। और उसके साथ साथ फिर एक चीज़ और थी कि उसका नाम है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, वो भी कट गया है, वो भी नहीं है। तो आपका सिलेबस जो था वही इतना है। तब तक के लिए अगला लेक्चर जल्दी जाएंगे, तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहिए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पढ़ाई लिखाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, बाय, कीप ऑन स्टडीइंग।